मौन, उस रेगिस्तान में जो बिना जीवन और चुप्पी का प्रतीत होता है, केवल हवा की धीमी फुसफुसाहट ही सुनाई देती है जो रेत को पार करती है। यह हवा मानो बीते युगों की प्रतिध्वनि को अपने साथ लेकर चलती है, सदियों से बहती हुई, और केवल यहां ही शांत हो जाती है जहां समय मानो स्थिर हो गया हो। लेकिन इस मौन में भी, इस शांति में भी कुछ खास है। गीजी के प्रसिद्ध पिरामिडों से उत्तर पूर्व की दिशा में 118 किलोमीटर दूर, उस मैदान में जहां प्रतीत होता है कि न तो जीवन है और न ही गति, एक स्थान है जिसे तानिस कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम जनेत था और बाइबल में इसे क्वान कहा जाता है। आज यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां जली हुई खंडहरियों और टूटी फूटी मूर्तियों का जंगल खड़ा है, जो मौन और भुलावे में खड़ी हैं। उन समय में जब 19वीं सदी में खोजकर्ता पहली बार यहां आए, तो उन्होंने ऐसी तस्वीर का सामना किया जो एक अपोकैलिप्सिस का दृश्य बन सकती थी। ग्रेनाइट से तराशी गई विशाल मूर्तियां, प्रत्येक दसियों टनों वजन की, केवल गिराई नहीं गई थी, उन्हें कुछ और में बदल दिया गया था। कुछ ऐसा जिसे जलाया हुआ और कांच जैसी परत में जकड़ा हुआ कहा जा सकता है। उनकी सतहें पिघली हुई पत्थर की परत से ढकी थीं, मानो ये विशालकाय आग की भट्ठी के हृदय में झांक रहे हों। बड़े बड़े पत्थर के स्तंभ, जो प्राचीन पेड़ों की डालियों जैसे दिखते थे, जड़ से टूट गए थे और मैदान में बिखरे पड़े थे, मानो क्रोधित देवता के खिलौने हों। हवा में एक सवाल मंडरा रहा था जो लंबे समय तक बिना उत्तर के रहा। कैसे इतनी गर्मी पहुंची जो ग्रेनाइट को पिघला सके, और ऐसी शक्ति को किसने प्रेरित किया? क्योंकि ग्रेनाइट को पिघलाने के लिए आवश्यक तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, और कोई भी सामान्य आग, चाहे वह कितनी भी तेज और प्रबल क्यों ना हो, इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकती। यह केवल एक त्रासदी नहीं थी, यह उस समय की असंभव तकनीकों और शक्तियों के प्रयोग का प्रमाण था। आधिकारिक संस्करण कहता है कि यहां कभी एक शहर था जिसे छोड़ दिया गया और जो धीरे धीरे खंडहर में बदल गया। लेकिन छोड़े गए खजाने और इतनी उच्च तापमान के निशान जो पत्थरों पर पिघलने के निशान छोड़ गए हैं, पूरी कहानी को एक अलग दिशा में ले जाते हैं। वे इस स्थान के अचानक और विनाशकारी विध्वंस की बात करते हैं, न कि धीरे धीरे वीरान होने की। और यह रहस्य मानवता के पूरे इतिहास में फैले जटिल जाल का केवल एक धागा है। ऐसे रहस्य जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या वास्तव में हम अपने अतीत के बारे में सच्चाई जानते हैं? हो सकता है कि प्राचीनतम स्मारक हमारे सभ्यता की शुरुआत का संकेत न हो, बल्कि उसका अंत हो। संभव है कि वे दुनिया की अंतिम अवशेष हों जिन्हें हम बहुत पहले भूल चुके हैं। यह केवल अतीत की कहानी नहीं है, यह असंभव को समझने का प्रयास है। और सब कुछ यहीं शुरू होता है, तानिस की पिघली हुई चट्टानों के बीच, एक सवाल के साथ जो सब कुछ बदल सकता है। वास्तव में प्राचीन दुनिया में क्या हुआ था? मुख्य तथ्यों और सिद्धांतों पर जाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी मदद का अनुरोध करना चाहता हूं। आपका ध्यान और समर्थन ही वह शक्ति है जो अनुसंधान और उत्तर खोजने में मदद करता है। आपका समर्थन समझदारी और किए गए कार्य के लिए आभार व्यक्त करने का तरीका है। धन्यवाद। सत्य की खोज के लिए उस जगह जाना जरूरी है जहां अनंतता का विचार खुद पत्थर में समाया हुआ है। वह स्थान जो मिस्र और उसकी प्राचीन संस्कृति का प्रतीक बन चुका है, गीजा का पठार। यह स्थान इतना प्रसिद्ध है कि इसका नाम पूरे देश का पर्याय बन गया है। हर साल लाखों लोग यहां आते हैं अपनी आंखों से भव्य पिरामिड को देखने के लिए। वे इसकी विशालता, इसकी शक्ति और उन रहस्यों को महसूस करते हैं जिन्हें यह छुपाए हुए है। हम इसकी ओर देखते हैं और सोचते हैं कि हम इसकी कहानी अच्छी तरह जानते हैं। हमें बताया जाता है कि यह पिरामिड चौथी राजवंश के फाराओन खुफू की कब्र है, जिसे लगभग 4500 साल पहले बनाया गया था। कहा जाता है कि इसे दसियों हजार मजदूरों ने बनाया, जिन्होंने तांबे के औजार और लकड़ी की स्लेज का इस्तेमाल किया। हम इस कहानी को स्वीकार करते हैं क्योंकि यह तार्किक और सुविधाजनक लगती है। यह एक महान पिरामिड है। यह वास्तव में एक अनूठा इंजीनियरिंग का निर्माण है जो आज भी लोगों की कल्पना को चकित कर देता है। यह सिर्फ पत्थर की दीवारें या हजारों साल पहले बनाई गई स्मारक नहीं है। यह प्राचीन तकनीक का एक अद्भुत चमत्कार है जो आधुनिक इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को प्रशंसा और आश्चर्य से भर देता है। इस पिरामिड का निर्माण असाधारण प्रयासों और प्राचीन मास्टरों की कला का परिणाम है, जिनका कौशल और ज्ञान ऐसा लगता है आज की हमारी कल्पनाओं से भी परे था। इसकी संरचना में लगभग 2 मिलियन
300,000 पत्थर के ब्लॉक लगे हैं, जिनमें से प्रत्येक का वजन 2 से 15 टन के बीच है। इन भारी चट्टानों को इतनी सटीकता से मिलाया गया है कि उनके बीच में एक पतली नोक या सुई भी नहीं फंस सकती। पत्थर की इस कारीगरी और जटिलता को देखना लगभग असंभव लगता है उन लोगों के लिए जो उस समय जीवित थे। इसके अलावा पिरामिड के चारों ओर की दिशाएं लगभग बिल्कुल सही हैं, केवल 3 पूरे और 6 डिग्री की त्रुटि के साथ। इसका अर्थ है कि प्राचीन निर्माणकर्ताओं के पास खगोलीय और नेविगेशन का अद्भुत ज्ञान था। संभवतः इस दिशा में त्रुटि निर्माण में हुई गलती नहीं, बल्कि पृथ्वी की प्लेटों की गति के कारण हुई है, जो निर्माण के बाद हजारों वर्षों में हुई। और यह अभी तो शुरुआत है महान पिरामिड के आश्चर्यजनक तथ्यों की। इस विशाल पत्थर के स्मारक के अंदर एक जटिल भूल भुलैया है, जिसमें गलियारे, कक्ष और कमरे हैं, जिनका उद्देश्य आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के बीच बहस का विषय बना हुआ है। आधिकारिक विज्ञान का कहना है कि यह फराउन की कब्र है, जो उसकी अंत्येष्टि और उसकी खजाने की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। लेकिन एक बहुत ही अजीब बात है जो इस संस्करण पर सवाल खड़ा कर देती है। इस पिरामिड के अंदर कभी भी कोई मम्मी या फराउन का अवशेष नहीं पाया गया है। उस कक्ष में, जिसे राजसी माना जाता है, न तो कोई सर्पोफाग है और न ही कोई मम्मी। इसके अलावा जो सर्पोफाग वहां था वह इतना बड़ा था कि उसे पिरामिड के अंदर जाने वाले संकीर्ण रास्तों से गुजराना संभव नहीं था। उसको निर्माण के दौरान स्थापित किया गया था, लेकिन यह क्यों और कैसे इतना स्याऊ रूप से खुदा हुआ है, जबकि कक्ष की दीवारें लेजर जैसी सटीकता के साथ बनाई गई हैं। यह सब सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या यह संरचना सिर्फ एक कब्र से कुछ अधिक हो सकती है? हो सकता है कि यह सामान्य धारणा से परे कुछ और हो। कुछ शोधकर्ता हठपूर्वक सवाल करने लगे हैं, क्या प्राचीन मिस्री ने वास्तव में इस पिरामिड का निर्माण नहीं किया था? क्या उन्होंने इसे खोजा और अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया? क्या यह प्राचीन और समझ से बाहर का यंत्र उन्हें मिला और यह उनके लिए एक पवित्र स्थान, शक्ति और प्रभुत्व का प्रतीक बन गया? यह विचार लगभग अपमानजनक लगता है, या पिरामिड के इतिहास और उत्पत्ति के बारे में स्थापित धारणाओं को तोड़ देता है। लेकिन जैसे जैसे हम गीजा के पठार के रहस्यों में गहरे उतरते हैं, हमें इस अविश्वसनीय परिकल्पना का समर्थन करने वाले अधिक सबूत मिलते हैं। हमारा अध्ययन पिरामिड की छोटी से नहीं, उसके ऊपर के हिस्सों से शुरू होता, बल्कि उसकी नींव से और उससे भी गहरे, मिट्टी के नीचे, उसके आधार के नीचे। कई दशकों से मुख्य ध्यान उस महान पिरामिड पर केंद्रित रहा है, उसकी बाहरी संरचना और आंतरिक बनावट पर। और अन्य 2 प्रसिद्ध स्मारक, खुफू का पिरामिड और खफरे का पिरामिड, साथ ही दर्जनों छोटे स्मारक छाया में रहते थे। पुरातत्वविद खुदाई करते थे, लेकिन अक्सर वे सतही अध्ययन तक सीमित रहते थे। किसी ने भी पूरी तरह से इन सभी संरचनाओं के आधार को साफ करने और अध्ययन करने का विचार नहीं किया। यह बेतुका लगता है, लेकिन यह सत्य है। रेत की परतों और सदियों से जमा हुई परतों के नीचे सबसे आश्चर्यजनक और अप्रत्याशित खोजें छिपी हो सकती हैं, और केवल रेत के नीचे ही नहीं। गीजा का पठार स्वयं केवल एक चट्टानी ढेर नहीं है जो आसपास की समतल भूमि से ऊपर उठता है। यह सुरंगों, खानों और गुफाओं का जटिल भूल भुलैया है, जो चट्टान में इस तरह से खुदा हुआ है जैसे एक विशाल स्विस चीज। यह भूमिगत दुनिया एक पूरी जाल है जिसके बारे में आधिकारिक विज्ञान बात करना पसंद नहीं करता। तो क्यों प्राचीन निर्माणकर्ताओं या शोधकर्ताओं ने इतनी असाधारण मेहनत की ताकि इन रहस्यमय संरचनाओं को धरती के नीचे गहराई में बनाया जाए? क्यों इन संरचनाओं में इतनी रहस्य छिपे हैं और क्यों इन्हें विशेष रूप से जमीन के अंदर खोदा गया? आधिकारिक संस्करण, जैसा कि हमेशा होता है, बहुत सरल और संक्षिप्त है। ये भूमिगत संरचनाएं मकबरे थीं, हालांकि असल में यह बहुत अधिक जटिल है। इन पत्थर के बक्सों में मृतकों के शव या उनके मकबरे की स्पष्ट अभिलेख नहीं मिलते जो उनके उद्देश्य की पुष्टि कर सकें। इसके बजाय हमारे सामने हैं खाली, मौन मकबरे और यह भावना कि ये संरचनाएं फाराओनों के युग से बहुत पहले बनाई गई थीं। ये रहस्यमय भूमिगत परिसर सामान्य कालक्रम को चुनौती देते हैं और उनके प्रकट होने के समय पर विचार करने पर मजबूर कर देते हैं। इन भव्य संरचनाओं की दीवारों और अंदर पानी के क्षरण के संकेत दिखाई देते हैं, जो स्पष्ट रूप से बहुत कम समय में नहीं बन सकते। ये निशान विशेष रूप से पत्थर के स्फिंक्स और आसपास के खदानों की दीवारों पर स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं।
इन लक्षणों से पता चलता है कि ये संरचनाएं बहुत पुरानी हैं, जितनी हम मानते हैं उससे कहीं अधिक। कुछ भूविज्ञानी जैसे कि वैज्ञानिक रॉबर्ट शोह का कहना है कि ऐसी क्षरण केवल लंबे समय तक भारी बारिश के प्रभाव के बाद ही हो सकती है, और मिस्र में ऐसी भारी वर्षा कम से कम 7,000 साल पहले दर्ज की गई थी। इसलिए इन संरचनाओं की उम्र हमारी सोच से कहीं अधिक पुरानी हो सकती है और उन्हें उस युग से संबंधित माना जा सकता है जिसके बारे में हमें लगभग कुछ भी झात नहीं है। क्या हो यदि गीजा का पठार केवल कब्रगाह का स्थान नहीं था, बल्कि कुछ अधिक महत्वपूर्ण का केंद्र था? संभव है कि यह एक नियंत्रण केंद्र या एक संपूर्ण तकनीकी परिसर हो, जहां सतही और भूमिगत भाग आपस में गहरे जुड़े हुए थे और मिलकर एक ही इकाई बनाते थे। यह विचार कल्पना जैसी लगती है और अविश्वसनीय भी, लेकिन सभी तथ्यों का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करना जरूरी है ताकि यह समझा जा सके कि यह कितनी हद तक उचित है। कई हजार वर्षों से महान पिरामिड स्थिर और अडिग खड़ा रहा, मानो अपने रहस्यों की रक्षा कर रहा हो। इसकी प्रारंभिक सफेद चूना पत्थर की आवरण जो सूर्य की किरणों में चमकती थी, समय की सीमा को पार करने का आभास कराती थी, का कोई भी स्पष्ट प्रवेश द्वार नहीं था। सभी मार्ग और प्रवेश अंदर से सावधानी पूर्वक सील किए गए थे और अंदर प्रवेश करना लगभग असंभव था। पहली बार इस चुप्पी को तोड़ने वाला व्यक्ति प्रसिद्ध बगदादी खलीफा अल ममून था। 8वीं सदी ईस्वी में खजाने और रहस्यमय ज्ञान की कथाओं से प्रेरित होकर जो पिरामिड के अंदर छुपे हुए थे, उसने अपने मजदूरों को एक सुरंग खुदवाने का आदेश दिया। ये मजदूर हफ्तों तक काम करते रहे, बिना देखे समझे पत्थर तोड़ते हुए, यह न जानते हुए कि आगे क्या है। और कथानक के अनुसार एक दिन उन्होंने एक आवाज सुनी, जैसे दूर कहीं गिरा हुआ पत्थर टकरा रहा हो, और दिशा बदलकर वे नीचे की ओर जाने वाली सुरंग में प्रवेश कर गए। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक शुरुआत तब हुई जब उन्होंने अंदर प्रवेश किया। उन्होंने सुरक्षा प्रणाली को तोड़ दिया। अल ममून और उसके लोगों ने मूल प्रवेश द्वार पाया, जो लगभग 17 मीटर ऊपर पिरामिड की उत्तर दीवार पर था। वहां से नीचे की ओर जाने वाली सुरंग लगभग 26 डिग्री के कोण पर चट्टान की नींव में अंदर की ओर जाती थी। यह लगभग 105 मीटर लंबी थी और एक ग्यू काटी गई अधूरी कक्ष पर समाप्त होती थी, जिसे गड्ढा कहा जाता है। इस कक्ष का उद्देश्य अभी भी रहस्य बना हुआ है। शायद यह प्रारंभिक कब्रगाह का डिजाइन था, जिसे बाद में छोड़ दिया गया या संशोधित किया गया। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात नीचे नहीं, बल्कि नीचे की ओर जाने वाली सुरंग के आधे रास्ते पर हुई। यदि ध्यान से देखें तो छत में ग्रेनाइट की एक स्लैब दिखाई देगी, जो एक कवर की तरह है। इस स्लैब के पीछे एक दूसरी सुरंग शुरू होती है, ऊपर की ओर। अल ममून के लोग ग्रेनाइट की स्लैब को हिलाने की कोशिश करते हुए कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, क्योंकि वे बहुत भारी थे। इसलिए उन्होंने बस एक और नरम चूना पत्थर में एक परिक्रमा सुरंग खुदवाकर अंदरूनी हिस्से तक पहुंचने का रास्ता बनाया। इस तरह उन्होंने कुछ ऐसा खोल दिया जिसे पांडोरा का बॉक्स कहा जा सकता है, एक छुपा रहस्य। उदय पूर्व की ओर प्राचीन पिरामिड की दीवारों के साथ 2 लंबी ढलानें फैली हुई हैं और उनके बीच में पूरे 27 जोड़े संकीर्ण खांचे खुदे हुए हैं। सवाल उठता है, ये असामान्य खांचे किस काम के थे? आधिकारिक संस्करण का कहना है कि ये भारी ग्रेनाइट के ब्लॉकों को स्थानांतरित करने के लिए थे, जिनसे फारौन के दफनाने के बाद ऊपर की ओर जाने वाला मार्ग सील किया जाता था। हालांकि यह सिद्धांत संदेह पैदा करता है, क्योंकि यह प्रणाली खुद बहुत जटिल और अत्यधिक जटिल प्रतीत होती है ऐसी सरल कार्य के लिए। कुछ शोधकर्ताओं, जिनमें इंजीनियर क्रिस्टोफर डैन भी शामिल हैं, ने एक अधिक साहसी परिकल्पना प्रस्तुत की है। उन्होंने माना कि ये खांचे पूरी तरह से अलग कार्य कर सकते थे। संभव है कि ये विशेष रेजोनेटर या अन्य तकनीकी उपकरणों की स्थापना के लिए इस्तेमाल होते थे। इस विशाल गलियारे की ध्वनिक विशेषताएं अद्वितीय हैं। यहाँ उत्पन्न होने वाली आवाजें गूंजती हैं और बढ़ती हैं, जिससे असामान्य ध्वनिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। क्या हो यदि यह पूरी प्रणाली दफनाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ और के लिए थी, जैसे कि एक विशाल मशीन, ऊर्जा संयंत्र जैसा कि कुछ का मानना है, या संचार का उपकरण। लंबी गलियारे के अंत में एक क्षैतिज मार्ग है, जो सीधे पिरामिड के केंद्र में राजा के कक्ष में ले जाता है। लेकिन उससे पहले उस गलियारे की शुरुआत से अलग एक कम महत्वपूर्ण मार्ग पर ध्यान देना चाहिए। यह मार्ग उस नामक रानी के कक्ष की ओर जाता है, एक छोटी सी जगह
जिसमें 2 ढलान वाली छत है जो अंदर से पूरी तरह खाली है। इस कक्ष की दीवारों में 2 संकीर्ण खांचे हैं जिन्हें लंबे समय से वेंटिलेशन छिद्र माना जाता रहा है। लेकिन 1993 में एक छोटे रोबोट उपाव द्वितीय की मदद से एक चौंकाने वाला खोज हुई। पता चला कि ये खांचे कहीं नहीं जाते हैं और न ही वेंटिलेशन के लिए हैं। ये पत्थर की दरवाजियों से खत्म होते हैं जिनमें तांबे के हैंडल लगे हैं, और आश्चर्य की बात है कि ये कहीं नहीं जाते। 2002 में इन दरवाजियों में से एक को छेद कर दिया गया और उसके पीछे एक खाली कक्ष पाया गया जो पता चला कि एक और तीसरी बाधा की ओर जाता है। इन सीलबंद दरवाजों के पीछे क्या छुपा है? क्यों निर्माताओं ने इतनी जटिल प्रणाली बनाई जो कहीं नहीं जाती? मुख्य गलियारे की ओर लौटते हुए हम उसके अंत तक चलेंगे। वहां एक संकीर्ण सुरंग है जो लगभग 3 गुना मुड़ने पर मजबूर कर देती है, इससे पहले कि आप राजा के विशाल कक्ष में सीधे खड़े हो सकें। यहाँ का अनुभव बिल्कुल अलग है। दीवारें और फर्श पूरी तरह से लाल असुआन ग्रेनाइट के बड़े स्लैब से ढके हुए हैं। छत सपाट है और 9 एकल ग्रेनाइट बीमों से बनी है जिनमें से प्रत्येक का वजन लगभग 50 टन है। इस कमरे के केंद्र में एक विशाल श्मशान है जो एक एकल ग्रेनाइट के टुकड़े से तराशा गया है। इसका आकार सरल है, सजावट से मुक्त है और केवल चिकनी सतह से सजा है। ऊपर का ढक्कन नहीं है और जैसा कि पहले कहा गया है, इसके अंदर खाली है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह अंदर की जगह नहीं है, बल्कि उसके ठीक ऊपर क्या है। छत के ऊपर राजा की कब्रगाह में 5 छोटी खाली जगहें छुपी हुई हैं, जिन्हें रीलोडिंग चैम्बर्स कहा जाता है। ये छोटे खाली स्थान भारी ग्रेनाइट की चट्टानों से विभाजित हैं और ऊपर की संरचना के भारी वजन को सहने के लिए बनाए गए हैं। इन छुपी हुई, कम यात्रा की जाने वाली जगहों में ही हफू का नाम लिखा हुआ एकमात्र लेख पाया गया है, जो प्राचीन काल के प्रसिद्ध फराव का नाम है। ये लेख आधिकारिक संस्करण के समर्थकों का मुख्य तर्क बने, जो दावा करते हैं कि पिरामिड में उसकी कब्र है। लेकिन यहां भी अपनी जटिलताएं हैं। इन लेखों को मोटे लाल रंग से लिखा गया है, इनमें वर्तनी की गलतियां हैं और ऐसा लगता है जैसे इन्हें मजदूरों ने, जिनके पास विशेष कौशल नहीं था, ने खरोंच कर बनाया हो। कुछ शोधकर्ताओं, जिनमें जकरिया सिच्चिन भी शामिल हैं, का मानना है कि ये लेख नकली हैं, जो 19वीं सदी के खोजकर्ताओं ने इन चैम्बर्स की खोज के बाद अपनी थ्योरी को साबित करने और खोजों को सही ठहराने के लिए बनाए थे। यह धारणा विवादास्पद है, लेकिन यह दिखाती है कि पिरामिड की पूरी आधिकारिक कहानी कितनी अस्थिर है। साल बीते और ऐसा लगने लगा कि गिजा के महान पिरामिड की उत्पत्ति और उद्देश्य को लेकर विवाद लंबे समय तक चलता रहा, और हालांकि इस दौरान कई मत और हाइपोथेसिस विकसित हुए, नए प्रमाण या विश्वसनीय तथ्य अभी भी नहीं मिले। सब कुछ केवल 2015 में बदल गया, जब स्कैन ऑफ द पिरामिड नामक एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना शुरू हुई। उस समय विभिन्न देशों के वैज्ञानिक, जिनमें मिस्र, फ्रांस, कनाडा और जापान के विशेषज्ञ शामिल थे, ने इस भव्य संरचना के अंदर देखने का निर्णय लिया, बिना किसी भी पत्थर को तोड़े या हिलाए। उन्होंने सबसे आधुनिक और अग्रणी गैर आक्रामक शोध विधियों का प्रयोग किया, जिनका उद्देश्य प्राचीन स्मारकों की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना था, बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए। इन विधियों में इंफ्रारेड थर्मोग्राफी, त्रिआयामी मॉडलिंग और विशेष रूप से मियन रेडियोग्राफी शामिल थी। यह अंतिम विधि, जो मियो का उपयोग करती है, ये मूलभूत कण हैं जो वायुमंडल की ऊपरी परतों में जब ब्रह्मांडीय किरणें वायु के परमाणुओं से टकराती हैं, उत्पन्न होते हैं, एक महत्वपूर्ण कुंजी साबित हुई। ये कण पृथ्वी पर गिरते हैं, एक तरह की बारिश बनाते हैं और सैकड़ों मीटर पत्थर की परतों को पार कर सकते हैं। मियो के प्रवाह को रिकॉर्ड करके जो पिरामिड की संरचना से गुजरते हैं, वैज्ञानिकों ने इसकी आंतरिक घनत्व और खाली स्थान का सटीक नक्शा बनाया। जहां मियो की संख्या अधिक थी, वहां खाली स्थान या गुहाएं थीं, और जहां कम थे, वहां कठोर पत्थर की परतें थीं। इस अध्ययन के परिणाम 2017 में प्रकाशित हुए और ये अचानक ही एक बड़े आश्चर्य की तरह थे। सबसे सनसनीखेज खोज यह हुई कि बड़ी गलियारे के भीतर, उसके केंद्र में, एक विशाल, पहले कभी न देखी गई गुहा मिली, जिसे विशेषज्ञों ने बड़ी खाली जगह कहा। इस गुहाई का आकार कम से कम 30 मीटर लंबा था और इसका क्रॉस सेक्शन पिरामिड के भीतर सबसे बड़ी गलियारे के समान था। खोज ने उसके अस्तित्व की पुष्टि की। वह वहां मौजूद है,
वह वास्तविक है और अब वैज्ञानिकों के सामने एक नई रहस्यमय वस्तु खुल गई है। लेकिन यह क्या है? यह किस काम आ सकती थी? मिस्र विज्ञानी जल्दी में निष्कर्ष निकालते हुए मान गए कि यह शायद एक और अनलोडिंग चैम्बर या एक आंतरिक ढलान है जिसका उपयोग पिरामिड के निर्माण के दौरान किया गया था। हालांकि इसका स्थान और आकार इन संस्करणों से मेल नहीं खाते थे। यह एक अलगाव में प्रतीत होती थी, जैसे जानबूझकर छुपाई गई हो, मानो इसे खास तौर पर बनाया गया हो ताकि आंखों से छुपी रहे। इस बड़ी खाली जगह की खोज ने वही मोड़ लिया जिसने महान पिरामिड की धारणा को बदल दिया। इसने साबित कर दिया कि हमारे उसके बारे में ज्ञान अभी भी बहुत अधूरा है और हम केवल आधी सच्चाई जानते हैं। इस खोज ने सबसे साहसी और दुस्साहसी परिकल्पनाओं के लिए रास्ता खोल दिया। और यदि यह खाली जगह बिल्कुल ही कोई सामान्य निर्माण तत्व नहीं है, यदि यह कहीं अधिक महत्वपूर्ण कुछ छुपाए हुए है, इस प्राचीन संरचना के असली उद्देश्य को समझने की कुंजी, यदि इसके अंदर एक असली कक्ष है जिसमें अनूठे पुरातात्विक अवशेष या जानकारी है जो हमारी प्राचीन इतिहास की धारणा को उलटकर रख दे, इन विचारों ने नई जांच के स्तर को प्रेरित किया। अब बात केवल पुरानी खोजों की व्याख्या करने की नहीं थी, बल्कि इस रहस्यमय और जटिल आंतरिक दुनिया में झांके का असली मुकाबला था। हर नई खोज एक पहेली को सुलझाने की ओर एक कदम बनती गई और स्वयं महान पिरामिड मानो फिर से बोलने लगी, मानवता के सामने नई पहेलियां और रहस्य प्रस्तुत करते हुए। महान पिरामिड का रहस्य अकेले में नहीं है, यह एक विशाल हिमशैल का सिरा है। इसके चारों ओर गीजा के पठार और पूरे मिस्र में अनेक पुरातात्विक वस्तुएं बिखरी हुई हैं जो आधिकारिक इतिहास से मेल नहीं खाती और कई सवाल खड़े करती हैं। उदाहरण के लिए 1954 में पिरामिड के दक्षिणी आधार पर पुरातत्वविद कमाल एल मलाह ने 2 सीलबंद गड्ढे खोजे। उनके अंदर खंगाले गए रूप में 2 पूरी नावें थीं जो लेबनानी देवदार से बनी थीं। उनमें से एक, जिसे सूरज की नाव कहा गया, सावधानीपूर्वक इकट्ठी की गई थी और आज संग्रहालय में प्रदर्शित है। इसकी लंबाई भी उल्लेखनीय है। एक और खोज जो कई सवाल खड़े करती है और वैज्ञानिकों को चक्कर में डाल देती है, वह है पिछले सदी के 90 के दशक में खोजी गई पिरामिड के निर्माणकर्ताओं की कब्रें। इन प्राचीन समाधियों में मानव अवशेष पाए गए जिन्हें पारंपरिक रूप से उन श्रमिकों से जोड़ा जाता है जिन्होंने महान पिरामिड के निर्माण में भाग लिया था। हड्डियों का विस्तृत विश्लेषण दिखाता है कि इन लोगों को अच्छी खुराक और चिकित्सा सहायता मिलती थी, जो इस मिथक को पूरी तरह खारिज करता है कि वे गुलामी की स्थिति में कठिन परिस्थितियों में काम करते थे और केवल न्यूनतम संसाधनों पर जीवित रहते थे। लेकिन सवाल उठता है, क्या वास्तव में ये अवशेष उन्हीं लोगों के हैं जिन्होंने इन भव्य संरचनाओं का निर्माण किया? या हो सकता है वे लोग हैं जो इनकी मरम्मत, रखरखाव या फिर उन लोगों के हैं जो निर्माण के कई सदियों बाद यहां रहते थे। गुफाओं में पाए गए लेखन फाराओनों के युग से संबंधित हैं। इसका मतलब है कि ये उस समय के हैं जब इन महान साम्राज्यों और उनके शासकों का अस्तित्व था। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि ये लोग ही मेगालिथिक परिसर के निर्माता थे। संभव है कि उन्होंने अपने मामूली मिट्टी के मकबरे उन प्राचीन और पवित्र संरचनाओं के पास बनाए हों जो उनसे पहले की सभ्यताओं ने छोड़ी थी। दूसरे शब्दों में, इन स्थानों पर लेखन और कब्रों का अस्तित्व जरूरी नहीं कि इसका संकेत हो कि इन्हीं लोगों ने पिरामिड बनाए थे। संभव है कि वे बहुत बाद में आए हों, जब पिरामिड पहले ही बन चुके थे और ये स्थान उनके दफन या रीतियों के स्थल बन गए हों। लेकिन सबसे चमकदार और चौंकाने वाली खोज, जिसने प्राचीन तकनीकों के बारे में कई धारणाओं को संदेह के घेरे में ला दिया, वह है साकारा की खोज, जिसे साकार का डिस्क भी कहा जाता है। यह असामान्य वस्तु एक व्यक्ति के मकबरे में मिली जिसका नाम साबू था, जो मिस्र के प्रथम राजवंश से संबंधित है, यानी लगभग 5000 साल पुराना। यह विशेष पत्थर से बनी है जो अलीबास्टर जैसी दिखती है और आकार में यह 3 प्रेरित प्रोपेलर या एक केंद्र के साथ रोटरी व्हील जैसी है जिसमें मुड़े हुए किनारे हैं। इसकी प्रयोजन आज भी रहस्य बनी हुई है। आधिकारिक संस्करण कहता है कि यह फूलों का ट्रे या रीतियों के लिए वास था, लेकिन इस वस्तु का आकार बहुत जटिल और वायुक्तिकीय है ताकि यह ऐसी उपयोगिता के लिए हो। यह अधिकतर किसी यांत्रिक तंत्र का हिस्सा प्रतीत होता है, ऐसा उपकरण जो उस समय के लिए असंभव लगता था, क्योंकि उस समय ऐसे यांत्रिक तंत्र के बारे में सोचना भी संभव नहीं था।
लोग ऐसी जटिल और सटीक भाग बनाने की तकनीक से वंचित थे। यह डिस्क किसी यांत्रिक तंत्र का हिस्सा प्रतीत होती है, जिसका उस समय अस्तित्व संभव नहीं था। खोजों में नावें, मकबरे, रहस्यमय डिस्क और पत्थर के वास शामिल हैं, जो सबसे कठोर पत्थरों से बहुत ही सटीकता से तराशे गए हैं। ये सभी कलाकृतियां एक ही आश्चर्यजनक कहानी बताती हैं, तकनीकी विभाजन की कहानी। हम देखते हैं कि पास में ही प्राथमिक सामग्री से बने सरल उपकरण और औजार हैं, और साथ ही ऐसी कलाकृतियां भी हैं जिनके निर्माण के लिए मशीनों की प्रक्रिया, जटिल तकनीक और औजारों की आवश्यकता है। यह ऐसा अनुभव कराता है जैसे दो अलग सभ्यताएं मौजूद थीं, जो साथ साथ रहती थीं, या अधिक संभावित है, एक सभ्यता दूसरी की खंडहरों पर आई थी ताकि वे प्रतिलिपि बनाने, नकल करने और पूर्वजों के छोड़े गए अवशेषों का उपयोग करने की कोशिश कर सके। ये खोजें, नावें, मकबरे, रहस्यमय डिस्क और पत्थर के वास सभी संकेत देते हैं कि प्राचीन तकनीकों का अस्तित्व था, जो पहली नजर में उस समय के विकास स्तर के साथ मेल नहीं खाते। तथाकथित बड़े खाली स्थान की खोज और असामान्य कलाकृतियों का विश्लेषण इतिहास पर हमारे सामान्य दृष्टिकोण को पुनः देखने की मांग करता है। आधुनिक रेखीय प्रगति मॉडल गुफा मानव से लेकर आधुनिक सभ्यताओं तक अब कमजोर पड़ने लगी है। वैज्ञानिक आंकड़े एक अधिक जटिल और बहुस्तरीय तस्वीर की ओर संकेत करते हैं। संभव है कि मानवता का इतिहास चक्रीय परिदृश्य के अनुसार विकसित हुआ हो। ऐसे परिदृश्य में महान सभ्यताएं उभरती हैं, असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचती हैं, अद्वितीय तकनीकों का उपयोग करती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। उत्तरी अमेरिका और यूरोप के पूरे क्षेत्र में एक पतला काला मेटालिक पदार्थ का परत पाया जाता है, जो कोयले जैसी जमा होती है और जमीन की सतह को बहुत ही पतले परत के रूप में ढक देती है। यह परत सूक्ष्म कणों से भरपूर है, जिनमें नैनो हीरे, माइक्रोस्फेरोल्स और इरिडियम शामिल हैं। इन सभी खोजों में कोई संदेह नहीं है, ये इस बात का विश्वसनीय प्रमाण है कि हमारा विश्व एक धूमकेतु या किसी खगोलीय पिंड के टुकड़ों से टकराया है। हम कल्पना कर सकते हैं कि इस भयानक घटना से पहले यह संसार कैसा था, जिसने सब कुछ बदल दिया। संभव है कि यह सबसे स्वर्ण युग था, समृद्धि और उच्चतम सभ्यता का युग, वही अटलांटिस जिसके बारे में किंवदंतियां और मिथक प्रचलित हैं। इस सभ्यता के पास खगोल विज्ञान, अभियांत्रिकी और संभवतः भौतिकी के अद्भुत ज्ञान हो सकते हैं, जिनके बारे में हम अभी ही अनुमान लगा रहे हैं। उच्च विकसित संरचनाएं जैसे गीजा के पिरामिड, जिनकी गणितीय गणनाएं और खगोलीय अभिविन्यास अत्यंत सटीक हैं, केवल कब्रें नहीं हो सकती, बल्कि कहीं अधिक महत्वपूर्ण चीजें हो सकती हैं। संभव है कि ये जीवित रहने के उपकरण, आश्रय, अवलोकन केंद्र या ऊर्जा स्रोत रहे हों। हम अभी निश्चित रूप से नहीं कह सकते, लेकिन इनकी संरचना, जो लगभग किसी भी आपदा का सामना कर सकती है, खुद में बहुत कुछ कहती है। ये संरचनाएं हमारे आधुनिक विचारों से भी परे बुद्धि से बनाई गई थीं, और फिर एक शक्तिशाली और अचानक प्रहार होता है। उत्तरी अमेरिका के उत्तर भाग को ढकने वाले विशाल बर्फीले हिमखंड तुरंत ही विनाशकारी घटना के प्रभाव से पिघलने लगते हैं। अरबों टन पानी महासागरों में प्रवाहित हो जाते हैं और विशाल सुनामी आ जाती है, जो बाइबल की कथाओं के समान विशालता की होती है। विश्व के समुद्र का स्तर सैकड़ों मीटर ऊपर उठ जाता है और दुनिया भर के तटीय शहरों को डुबो देता है, उन्हें समुद्री रीफ और खंडहर बना देता है। बड़े पैमाने पर आग से उठी धूल और राख सूर्य की रोशनी को ढक देती है, जिससे तीव्र ठंडक और सर्दी का आगमन होता है। उस समय मौजूद सभ्यता पत्थर युग में गिर जाती है। जो जीवित बचे हैं वे अपनी अधिकांश जानकारियों और तकनीकों को खो देते हैं, और केवल कुछ टुकड़े ही रह जाते हैं, जो समय के साथ मिथक और किंवदंतियों में बदल जाते हैं। विश्व के अधिकांश लोगों के पास महान बाढ़ की मिथकें हैं। यह प्रमाण है कि ऐसी आपदाएं बार बार हुई। साथ ही ऐसी कथाएं भी मिलती हैं जिनमें देवताओं का आकाश से उतरना और मानवता को ज्ञान देना बताया जाता है। और यदि ये सब केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि वास्तविक घटनाओं की विकृत स्मृतियां हैं, यदि गिलगमेश की महाकाव्य केवल एक मिथक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक घटनाओं का कोडित वर्णन है। गिलगमेश प्राचीन उरुक के राजा, जो लगभग 2700 ईसा पूर्व शासन करता था, अपने मित्र इनकिदु की मृत्यु के बाद अमृतत्व की खोज में निकल पड़ता है। उसने अपनी कथाओं में उत्तनपिष्टिम की खोज की है, उस व्यक्ति की जिसने महान बाढ़ का सामना किया था।
कई लोग मानते थे कि यह केवल एक मिथक है जो बाइबल की कहानी नूह से जुड़ा है। लेकिन क्या यदि ये कहानियां कल्पना नहीं बल्कि असली घटनाओं की विकृत स्मृति हैं? संभव है कि गिलगामेश ने केवल रहस्यमय अर्थ में अमरता नहीं चाही थी, बल्कि प्राचीन सभ्यताओं के खोए हुए ज्ञान और तकनीकों तक पहुंचना चाहता था, जो जीवन को लंबा कर सकते हैं या नई प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से यहां तक कि सबसे विवादास्पद सिद्धांत भी, जैसे कि जकरिया और सिचिन का विचार, अलग दिखने लगते हैं। सिचिन अपने शुमेरियन किलनी लेखों की व्याख्याओं पर आधारित मानते थे कि हमारे सौर मंडल में एक और 12वीं ग्रह है। उन्होंने इसे बैरो कहा और माना कि इसकी कक्षा लंबी है और यह सूर्य के चारों ओर 3600 वर्षों में पूरी परिक्रमा करता है। उनके अनुसार इस ग्रह के निवासी अनुनाकी दूर अतीत में पृथ्वी पर आए थे। उन्होंने मानव को जीन इंजीनियरिंग के माध्यम से बनाया और उसे ज्ञान प्रदान किया। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय सिचिन के सिद्धांत को खारिज करता है, इसे एक भ्रामक विज्ञान मानते हुए। ऐसी कोई खगोल विज्ञान संबंधी पुष्टि नहीं है कि ऐसी कोई ग्रह मौजूद है। अनुनाकी बिल्कुल भी एलियंस नहीं है, जैसे कि आधुनिक कल्पनाओं में कभी-कभी माना जाता है, बल्कि ये प्राचीन उच्च विकसित पृथ्वी की सभ्यता के प्रतिनिधि हैं, जो हमारे ग्रह पर बहुत पहले से मौजूद थे, उससे भी पहले जब आधुनिक लोग नहीं थे। ये प्राणी इतने उन्नत और शक्तिशाली थे कि प्राचीन काल में उन्हें देवताओं के रूप में पूजा जाता था। हमारे पास जो कई मिथक और किंवदंतियां हैं, उनका आधार वास्तविक घटनाओं और तथ्यों पर हो सकता है, और इसी दृष्टिकोण से वैज्ञानिक ज्ञान और मिथकीय कथाओं को एक साथ जोड़ना संभव होता है। इस परिकल्पना को समझते हुए यह माना जा सकता है कि इसमें एलियंस के अस्तित्व में विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह भी कि प्राचीन ग्रंथ और किंवदंतियां विकृतियों के बावजूद सत्य के बीज को संजोए हुए हैं। ये प्राचीन वर्णन हमें समय के चक्र, पुनरावर्ती युगों और यह कि मानवता का इतिहास केवल एक सरल विकास रेखा नहीं है, बल्कि एक सर्पिल है जिसमें उतार चढ़ाव होते हैं, जो हजारों वर्षों में एक दूसरे के बाद आते हैं। इस दृष्टिकोण से महान पिरामिड, मंदिर और मेगालिथ केवल स्मारक या कब्रें नहीं रह जाते हैं, वे बीते युगों के साक्षी बन जाते हैं। वे प्रकाश स्तंभ हैं जो हमें प्राचीन आपदाओं जैसे बाढ़ के बारे में बता सकते हैं, और ऐसी सभ्यताएं थीं जिनके पास ब्रह्मांड के चक्रों का ज्ञान आज की तुलना में बहुत अधिक था। संभव है कि ये स्मारक गुप्त चेतावनियां हों जो आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ी गई हैं। मानवता का संपूर्ण इतिहास केवल विशाल मेगालिथ और वैश्विक आपदाओं का ही नहीं है, बल्कि उन व्यक्तियों की कहानियों का भी है जिनके जीवन और कर्मों ने किंवदंतियों का रूप ले लिया है। इन कहानियों में से एक, जो 2000 वर्षों से रहस्यों और पहेलियों से घिरी हुई है, वह मिस्र की अंतिम रानी क्लियोपेट्रा की कहानी है। यह महिला जीवन भर नाटकों और विरोधाभासों से भरे जीवन जी चुकी थी। वह न केवल एक शासिका थी, बल्कि एक ऐसी महिला भी थी जिसकी तकदीर अपने समय की महान घटनाओं के साथ जुड़ी हुई थी। उसके जीवन में सब कुछ था: प्रेम, सत्ता, विश्वासघात और दुखद मृत्यु। हालांकि जब क्लियोपेट्रा 30 ईसा पूर्व में जीवन से विदा हुई, तो उसकी कहानी मानो रुक गई। हमें नहीं पता कि उसका अंतिम संस्कार कहां हुआ। मिस्र पर रोमनों के कब्जे के बाद संभवतः उनका उद्देश्य उसकी कब्र को नष्ट करना था, ताकि उसके बारे में कोई स्मृति न रहे। फिर भी एक महत्वपूर्ण बात है, उसका प्रेमी मार्क एंटनी उसके साथ ही दफन था। इस तथ्य से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका अंतिम आश्रय एक छुपा हुआ और सावधानी पूर्वक सुरक्षित स्थान होना चाहिए था, ताकि इसे गुप्त रखा जा सके। कई सदियों से खजाने की खोजकर्ता और पुरातत्वविद उसकी कब्र खोजने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर अलेक्जेंड्रिया शहर में, लेकिन सभी प्रयास असफल रहे। शहर बार बार नष्ट हुआ, भूकंपों से पीड़ित हुआ और यहां तक कि पानी में डूब गया। ऐसा लग रहा था कि रहस्य सदियों के लिए खो गया है। लेकिन 21वीं सदी की शुरुआत में एक अप्रत्याशित प्रतिभागी सामने आया। कोई पुरातत्वविद नहीं, बल्कि डोमिनिकन गणराज्य की एक वकील, कैथलीन मार्टिनस। वह बचपन से ही क्लियोपेट्रा के इतिहास में रुचि रखती थी, लेकिन वह हॉलीवुड की प्रसिद्ध कथा नहीं, बल्कि एक वास्तविक महिला, बुद्धिमान, शिक्षित, 9 भाषाएं जानने वाली, एक शानदार राजनीतिज्ञ, जिसने लगभग नई हेलेनिस्टिक साम्राज्य बनाने का प्रयास किया। मार्टिनेस का मानना था कि क्लियोपेट्रा, जो खुद को देवी इसिस का अवतार मानती थी, कभी भी अपने मकबरे को शोरगुल वाले अलेक्जेंड्रिया में छोड़ने की अनुमति नहीं देती।
उसे अपने अंतिम विश्राम के लिए एक पवित्र स्थान चुनना चाहिए था, एक मंदिर जो इबिस नामक देवता को समर्पित हो, वह देवता जिसकी पूजा खुद रानी ने की थी। प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद उसने टोपोरिस मैग्ना मंदिर का उल्लेख पाया, जो अलेक्जेंड्रिया से लगभग 50 किलोमीटर पश्चिम में स्थित था। यह एक साहसिक अनुमान था जो स्थापित विचारों के विपरीत था। 2005 में अपने सभी सामान बेचकर मार्टिनेस मिस्र चली गई और उस समय के शाही कब्रों में एक ऐसी खोज की जो ग्रीको रोम संस्कृति से जुड़ी हुई थी। यह खोज सबसे रहस्यमय और जटिल प्रतीत हुई। सब कुछ संकेत दे रहा था कि यह टालिमी सभ्यता के लोगों के दफन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था, एक प्राचीन सभ्यता जिसने कई अनसुलझी रहस्यों को पीछे छोड़ा। ये कब्रें सिर्फ मकबरे नहीं थीं, बल्कि मृतकों के प्रति समृद्धि और विशेष सम्मान का प्रतीक थीं। और इस तरह लंबी खोज और अनुसंधान के बाद पुरातत्वविद ने कुछ असामान्य पाया। पवित्र मंदिर के नीचे उन्होंने एक विशाल सुरंग खोजी जो सीधे चट्टान में खुदी हुई थी। यह एक इंजीनियरिंग चमत्कार था जिसने तुरंत ही पूरे वैज्ञानिक समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। पत्रकारों और विशेषज्ञों ने इसे ज्यामितीय चमत्कार कहा, क्योंकि इसकी संरचना सटीकता, कौशल और रेखाओं की सद्भावना से भरी हुई थी। यह भूमिगत मार्ग कई डूबे हुए कक्षों की श्रृंखला की ओर ले जाता था, जो जमीन के बहुत नीचे स्थित थे। इस परिसर के भीतर खोजें कई वर्षों से चल रही हैं। आज तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कब्रिस्तान मिला या नहीं। अभी तक सब कुछ अनुमान और अटकलों पर ही टिका है। लेकिन एक बार एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद और प्राचीन सभ्यताओं की विशेषज्ञ कैथलीन मार्टिनेज ने आत्मविश्वास से कहा कि वह वास्तव में पुरातत्व के इतिहास में एक सबसे बड़े खोज के कगार पर है। उनका कहना है कि यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति जो किसी विचार से प्रेरित हो घटनाओं को बदल सकता है और पूरी दुनिया को पुराने रहस्यों को नई नजरिए से देखने पर मजबूर कर सकता है। कभी कभी इतिहास में ऐसे रहस्य उभर आते हैं जिनकी उम्मीद नहीं होती, और ऐसे ही खुलासे हमें अपने ज्ञान और पुरानी सभ्यताओं के बारे में धारणा को पुनर्मूल्यांकन करने पर मजबूर कर देते हैं। जुलाई 2018 में अलेक्जेंड्रिया शहर में निर्माण कार्य के दौरान कुछ आश्चर्यजनक हुआ। एक खुदाई मशीन का ट्रॉली जमीन में कुछ मजबूत चीज से टकराई। वह एक विशाल श्मशान था जो काले ग्रेनाइट का बना था, लगभग 2 मीटर ऊंचा और लगभग 33 मीटर लंबा। इसकी सतह पूरी तरह चिकनी थी, बिना किसी खरोंच या नुकसान के निशान के। खास बात यह थी कि ढक्कन और आधार के बीच का जोड़ एक सील की परत से बंद था, जो बीते 2000 वर्षों से अधिक समय में भी फटा या टूटा नहीं था। इन सभी वर्षों में किसी ने भी इस श्मशान को नहीं खोला था। इसकी खबर तुरंत ही पूरे विश्व में फैल गई। अंदर क्या छुपा था? संभव है कि इस श्मशान में कभी खोया हुआ महान अलेक्जेंडर द ग्रेट का मकबरा हो, या फिर किसी अन्य प्रतिष्ठित शासक या वंशज का हो जो पटलमीय युग का था। श्मशान के पास ही समय और वातावरण से खाया हुआ एलिबास्ट्री का सिर मिला, जिसकी विशेषताएं इतनी मिट चुकी थीं कि पहचानना मुश्किल था, और वह मानव चेहरे की बजाय एक रहस्यमय कलाकृति जैसी दिख रहा था। जब वैज्ञानिक विभिन्न सिद्धांत और अनुमान बना रहे थे, तब जनता और इंटरनेट पर अफवाहें और किंवदंतियां फैलने लगीं। कहा जाने लगा कि इस श्मशान की रक्षा एक श्राप कर रहा है। चेतावनी दी गई कि इसका खुलासा पूरे विश्व के लिए अशुभ हो सकता है। टुटानखामुन की कब्र के श्राप की कहानियां याद की गईं, जो माना जाता था कि उसे खोलने वाले को बुरी किस्मत मिलती थी। मिस्र की सरकार ने जनता को शांत करने की कोशिश की, यह कहकर कि कोई खतरा नहीं है, और घबराने से मना किया। लेकिन तनाव बढ़ रहा था और लोग चिंतित नजरों से घटनाओं को देख रहे थे। वह दिन जिसका सबको इंतजार था आखिर आया। लाइव प्रसारण में दर्जनों कैमरों की निगरानी में और अनुभवी इंजीनियरों की भागीदारी के साथ श्मशान खोलने की तैयारी पूरी की गई। भारी ग्रेनाइट ढक्कन पर रस्सियां बांधी गईं और ऑपरेशन शुरू हुआ। क्रेन धीरे धीरे सावधानी से भारी चट्टान जैसी ढक्कन को उठाने लगा, जिसका वजन लगभग 15 टन था। शुरुआत में वह सिर्फ 1 मिलीमीटर हिला, फिर थोड़ा और। जैसे ही एक दरार दिखाई दी, अंदर से बदबूदार सड़ी हुई गंध का विस्फोट हुआ। यह गंध सदियों से संजोई जा रही थी, हेमेटिक रूप से बंद अंदर। काले सरपोफाग की कहानी मूल रूप से पुरातात्विक विज्ञान और उसकी अद्भुत खोजों के लिए एक आश्चर्यजनक और बहुआयामी रूपक है। यह छवि मानो महान खोजों,
समृद्ध खजानों और रहस्यमय ज्ञान की प्रतीक्षा को दर्शाती है, जो सदियों से धूल और समय की परतों के नीचे छुपा हुआ है। लेकिन जैसा कि अभ्यास दिखाता है, अधिकतर मामलों में पुरातात्विक खुदाई का परिणाम वह नहीं होता है जिसकी हम उम्मीद करते हैं, बल्कि बहुत सरल और कभी-कभी कम मूल्यवान खोजें होती हैं। लोग, उनकी हड्डियां, उनकी कहानियां जो उन्होंने अपने पीछे छोड़ी हैं, और छोटे सोने के ताबीज जो शायद सुरक्षा या सौभाग्य के लिए बनाए गए थे और अनंत काल की आशा में छोड़ दिए गए थे। और ऐसी खोजें संभवतः किसी भी सोने से अधिक मूल्यवान हो सकती हैं, क्योंकि इनमें मानव आत्मा का एक अंश, उनकी आशाएं और सपने, उनके छोटे खजाने छुपे होते हैं जो प्राचीन सभ्यताओं की गहराइयों में छिपे हैं। हमारे यात्रा की शुरुआत टैनिस के पिघले हुए खंडहरों से हुई, एक शहर जो कभी समृद्ध था, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए, अपने ज्ञान और समझ के क्षितिज का विस्तार करते हुए। इसे समाप्त करते हुए हमने दूर और रहस्यमय अलेक्जेंड्रिया में एक डूबे हुए सरपोफाग में झांका, और इससे हमें इतिहास की गहराइयों में प्रवेश करने का अवसर मिला, जो प्रतीत होता है कि समय के पानी में डूब गया है। फिर हम महान पिरामिड के गलियारों से गुजरे, प्राचीनता के सबसे अद्भुत और रहस्यमय स्मारकों में से एक, और उसकी छिपी हुई खाली जगहों में झांककर हमने सवाल किए, क्या यह पिरामिड उन लोगों ने नहीं बनाया जिनके बारे में हमें बताया गया है, और न ही उन उद्देश्यों के लिए जिनके लिए कहा जाता है। हमारे शोध ने हमें यह समझने में मदद की कि भूगर्भीय और जलवायु संबंधी डेटा एक वैश्विक आपदा की ओर इशारा करते हैं, जिसने मानव इतिहास के एक पूरे युग को नष्ट कर दिया हो और उसकी निशानियों को पृथ्वी से मिटा दिया हो। इस आपदा ने केवल मिथक छोड़ दिए, बाढ़, देवताओं और आकाश में हो रही महान लड़ाइयों के बारे में। परिणाम स्वरूप हमें अतीत का एक नई, अधिक जटिल और कभी-कभी भयावह चित्र मिला, जो एक साथ मंत्रमुग्ध करने वाला और चिंताजनक है। यह चित्र हमारे सामान्य आधारों को तोड़ता है, हमें पुरातनता के बारे में सब कुछ पुनः विचार करने पर मजबूर करता है। फिर भी इसमें अपनी सुंदरता भी है, क्योंकि यह समझने का अवसर देता है कि मानवता संभवतः एक भूल भुलैया वाली प्रजाति है, एक सभ्यता है जो अपने भविष्य का निर्माण पुरानी, अधिक प्राचीन और संभवतः अधिक बुद्धिमान दुनियाओं के खंडहरों पर करता है। कई सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। वास्तव में टैनिस में क्या हुआ था? कौन सी शक्ति ग्रेनाइट को पिघलाने में सक्षम है जो अवरोधक प्रतीत होता था? महान पिरामिड के भीतर विशाल खाली स्थान के पीछे क्या छुपा है? और क्या हम कभी इन अनदेखी गहराइयों में झांकने का साहस करेंगे? क्या हमारे प्राचीन पूर्वज ब्रह्मांडीय आपदाओं के साक्षी या पीड़ित थे? संभव है कि ऐसी घटनाओं की स्मृति हमें मिथकों के रूप में मिली हो, आकाश, आकाशीय युद्धों और दिव्य टकरावों के बारे में। और एक कम महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या वैज्ञानिक और शोधकर्ता कैथलीन मार्टिनेज अंतिम विश्व की शासक क्लियोपेट्रा की कब्र खोज पाएंगे, जो भूले और विलुप्त होने के कगार पर खड़ी थी? हम इन सवालों के अंतिम उत्तर नहीं दे सकते, लेकिन इन रहस्यों का अस्तित्व ही हमारे इतिहास और उसके अर्थ को बदल देता है। यह हमें प्राचीन पत्थरों को केवल स्थैतिक स्मारक के रूप में नहीं, बल्कि कोडित संदेशों के रूप में देखने पर मजबूर करता है, जो महत्वपूर्ण सत्य छुपाए हुए हैं। संभव है कि इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य उन ज्ञान में न हो जो अभी तक नहीं मिले हैं, बल्कि इसमें हो कि हमने वह चीजें नहीं देखी जो सदैव हमारे सामने थीं। इतिहास केवल एक स्थैतिक पाठ्य पुस्तक या प्राचीन दस्तावेज नहीं है जिसे पढ़कर भूल जाया जाए। ये एक सतत अन्वेषण है जिसमें हम सभी शामिल हैं। हम में से हर कोई इस महान खोज का हिस्सा बन सकता है, बीते हुए रहस्यों को सुलझाकर नई रहस्यों का पता लगाने के लिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कौन से अन्य प्राचीन रहस्य आपको इतिहास के आधिकारिक संस्करण पर संदेह करने पर मजबूर करते हैं? कौन से सवाल आपके मन में अभी भी बने हुए हैं, और आप अतीत के बारे में क्या जानना चाहेंगे?